हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हमें कौन सी क्लास पढ़नी है। तो आज हमें पढ़ना है इवान पावलोव को। इनका पूरा नाम क्या था? इवान पावलोव। कभी कभी आईपी पावलोव भी लिखा रहता है। जैसे कि आपको पता है कि जो इवान पावलोव हैं, ये सब किसके सिद्धांत में आते हैं? ये सब अधिगम की यानी कि सीखने के सिद्धांत में आते हैं। सीखने का जब सिद्धांत पढ़ते हो यानी कि अधिगम जो है सिद्धांत पढ़ते हो, उसमें बहुत सारे नामों का आता है। जैसे कि थॉर्नडाइक जी का आता है, कोहलर का आता है, स्किनर्स का आता है, पावलोव का आता है, ये सब आपको आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, यानी कि सी टेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें आ जाता है। यानी कि ये सब चैप्टर तो रहता ही रहता है। तो आपने जब पहला क्लास पढ़ा, यानी कि सीखने के सिद्धांत का जब पहला क्लास पढ़ते हो, यानी कि सीखने के सिद्धांत में जो पहले सिद्धांत किसका नाम आता है? थॉर्नडाइक जी का नाम। पहला पहला ही अपना सिद्धांत दिया था। जो इनके सिद्धांत का नाम क्या था? पर्यास नियम त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा पर्यत नियम भूल का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत यानी कि जितने भी सिद्धांत आप पढ़ते जाओगे ना, उनका एक सिद्धांत का नाम तो है ही है, उन सिद्धांत के उपनाम भी हैं। ठीक है। तो आपने थॉर्नडाइक जी में पढ़ा होगा कि उनका मुख्य नियम क्या होता है, उनका गौड़ नियम क्या होता है। मुख्य नियम की जब बात करते हैं तब 3 आते हैं, जबकि गौड़ नियम की बात करते हैं तो 5 आते हैं। फिर हमने आपसे बताया कि वो रहने वाले कहाँ थे। उनका यानी कि वो जो अपना सिद्धांत दिए थे, वो सिद्धांत किस सन में दिए थे? 1913 में दिए थे। रहने वाले की जब बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे। हमने अब बताया था कि थॉर्नडाइक जी ने बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या होता? एजुकेशन साइकोलॉजी। उसके बाद में हमने बात किया कि एक बुक और है, एनिमल इंटेलिजेंट। ठीक है। उसके अलावा हमने बात की कि थ्योरी में यानी कि उनका जो प्रयोग किया था किस पे किया? तो बिल्ली पे, संदूक पे, और क्या थी? एक मछली थी। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। ये सब प्रयोग में देखा था। ठीक है। ये सब हमने देखा था। अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लें, क्योंकि बहुत सारे अभी तो मैंने छोटा सा बताया है, उसके अलावा बहुत सारी बातें आती हैं। आप वहाँ से जाकर के देख लो, क्योंकि थॉर्नडाइक जी के बारे में, पावलोव के बारे में, स्किनर के बारे में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक नए क्वेश्चन तो आते ही है। आज हम बात करने हैं इवान पावलोव के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इवान पावलोव के बारे में देखते हैं किनके क्या क्या देखने को मिलता है इनके सिद्धांत के नाम पर। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब ये क्या होता है? ये होता है कि जो इवान पावलोव थे यानी कि आईपी पावलोव थे, इनके सिद्धांत का ही नाम क्या था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो हमने भी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं थे। उन्होंने क्या किए थे? अपने सिद्धांत तो दिया ही दिया था, उनके सिद्धांत के उपनाम भी थे। जैसे आपने थॉर्नडाइक जी के चैप्टर में पढ़ा था कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था, तो उसमें बहुत सारे उपनाम आ रहे थे। पर्यत नियम भूल का सिद्धांत, पर्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आरबाउंड का सिद्धांत, ये सब आपने पढ़ा था। तो ऐसे ही शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में जब आप नाम पढ़ते हो तो उसके भी उपनाम आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो आप अगर शास्त्रीय अनुबंधन को याद किए रहोगे, अगर ये याद नहीं किए रहोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इन सबको यानी कि उपनाम को भी याद करना पड़ता है। तो उपनाम को हम यहाँ पे देख लेते हैं। उपनाम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने बहुत छोटे यानी कि 4-5 से लिखा है। पहला होता है अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, दूसरा होता है अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, जबकि तीसरे की बात करें संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, चौथे की बात करें प्रबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो क्लासिकल सिद्धांत। इसके अलावा एक और बता दें आपको कि संबंध प्रतिक्रिया तो हमने बता ही दिया, शास्त्रीय अनुबंधन तो बता ही दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया भी हमने नहीं बताया है, अगर आपको लिखना है तो लिख लो। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत होते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ये रहने वाले कहाँ से थे, इन्होंने प्रयोग किस पे किया और उनको पुरस्कार किस बात पे और किस सन में मिला। तो आईपी पावलोव जो थे वो निवासी यानी कि रहने वाले कहाँ से थे? वो रहने वाले थे रूसों को, यानी कि रूसों के ये क्या थे? शारीरिक वैज्ञानिक थे, जो क्या थे? एक पाचन क्रिया में कार्य कर रहे थे, यानी कि पाचन क्रिया का यह कार्य कर रहे थे। तो ये इतना ज़्यादा मतलब पाचन क्रिया में इतना ज़्यादा उनको सक्सेसफुल मिल गया, इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गए कि उन्हें क्या मिल गया? नोबेल पुरस्कार मिल गया। सन भी पूछा जाता है तो सन को याद रखे रहना कि 1904 में मतलब आईपी पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में, यानी किससे संबंधित? तो पाचन क्रिया के लिए इनको पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं। आगे प्रयोग तो आपको पता ही होगा कि प्रयोग किस पे किए थे? कुत्ते पे किए थे। अब आगे बात करते हैं कि कुत्ते पे प्रयोग किए थे तो कुत्ते पे क्या क्या मतलब क्या कैसे कैसे प्रयोग किए थे। ठीक है।
अब आगे बात करते हैं कि पावलोव ने अपने सिद्धांत का जो नाम दिया था, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो क्यों दिया था? क्या ऐसा प्रयोग किया था कि इन्होंने अपना सिद्धांत का नाम ये दिया? तो इनके सिद्धांत में जो नियम है उसको नियम को देखते हैं। तो पावलोव ने किया क्या, एक कुत्ता लिया, कुत्ता कैसा था, भूखा था। इन्होंने भूखे कुत्ते पे ही क्या किया, अपना यह सिद्धांत दिया। तो इन्होंने प्रयोग क्या किया, जो पावलोव थे, एक कुत्ता लिया यानी कि कुत्ता भूखा था, उसको मेज के साथ ऐसा बांध दिया कि उसको कोई कष्ट यहाँ पे नहीं यहाँ तस्वीर में दिख रहा होगा कि एक मेज के साथ ऐसा बांध दिए उन्होंने, यानी कि पावलोव ने, कि कुत्ता को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि कोई कार्य अगर करना चाहता हो तो ईजिली कर सके। अगर खाना खाना हो तो खा ले, हाथ पैर हिलाना हो तो हिला ले, ठीक है। तो कुत्ते को इस तरह उन्होंने बांध दिया। उसके बाद में जो पावलोव थे, आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार मिला था, किस पे मिला था? इन्होंने पाचन संबंधी पे बहुत ज़्यादा कार्य किया था, यानी कि लोकप्रियता इन्हें मिली थी। तो इन्होंने क्या किया, जो कुत्ता था, कुत्ते के जो लार निकल रहा था ना, उस लार का उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके उन्हें पता चल गया कि लार में क्या-क्या है। तो जो पावलोव थे ना, वो जो लार की ग्रंथियाँ यानी कि जो लार निकल रहा था ना, वो इस तरह से उन्होंने एकत्र किया कि अगर वो जाकर के प्रखनली में गिरता ना, तो वो एक बूँद-बूँद में होकर के गिरता। यानी कि वो ऐसा सिस्टम, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा कि वो उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि अगर वो गिरता ना, तो वहाँ पे यहाँ पे कंटेनर में आकर के एक बूँद-बूँद में गिरता, ठीक है? यानी कि वो पाचन में कार्य कर रहे थे, तो वहाँ पे अगर कुत्ता को लार गिरता, जब भी गिरता तो वो आकर के बूँद-बूँद में गिरता। उसके बाद में इन्होंने बैज बाँधने के बाद, लार ग्रंथियों की ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने किया क्या, यानी कि पावलोव ने क्या किया, एक ऐसा चालित यांत्रिक उपकरण बनाया, जो क्या कर रहा था, वो अपने आप भोजन, यानी कि भोजन अपने आप वहाँ पे जाकर खाली प्लेट में जाकर के खाना रख दिया जाता था। उसके बाद वो जो चालित यांत्रिक उपकरण था, वो अपने आप कुत्ते के पास पहुँच जाता था। तो ऐसा सिस्टम उन्होंने किया पहले। उसके बाद में क्या किया, एक घंटी ली। उसको जब कुत्ता के पास खाना ले जाया मतलब खाना ले जाने के लिए कोई ले जा रहा था, तो पहले क्या कर देते, घंटी बजा देते थे। तो कुत्ते पहले घंटी सुनता था, उसके बाद में सुन कर के कोई भी मतलब जो चालित यंत्र था, वहाँ पे खाना ले जा कर के कुत्ते के पास पहुँच जाता था। कुत्ता का क्या कर रहा था, खाना खा लेता था। उसके जब अगली बार हो रहा था, तो कुत्ता के पास खाना ले जाएगा, उससे पहले क्या कर देगा, घंटी बजा दे। घंटी बजने पर उसके क्या पता चल गया कि मेरे पास तो खाना आएगा। उसने क्या किया, यानी कि कुत्ते ने क्या किया, अपना लार बहाना शुरू कर दिया। लार जो बह रहा था, वो आकर के प्रखनली में एकत्रित हो रहा था। लार बहने के बाद तुरंत बाद क्या कर, यानी कि घंटी बजाने के बाद तुरंत क्या कर दिया जाता था, खाना दे दिया जाता था। फिर तीसरी बार यही हुआ कि जब कुत्ते को भूख लगी, कुत्ते को भूख लगने के बाद पहले घंटी बजा दिया गया। घंटी बजाने के बाद क्या होगा, खाना ले जाए। जो घंटी बजाने और खाना ले जाने के बीच में जो लार बह रहा था ना, उसी लार की काउंटिंग हो रही थी। तो ये जो प्रक्रिया हो रही थी ना, बार-बार कर रहे थे कि कुत्ता को भूख लग रहा था, भूख यानी कि खाना देने से पहले घंटी बजा देते थे, उसके बाद में खाना देते थे। तो वो लार, यानी कि उसको पता, कुत्ते को पता चल गया कि घंटी बजने के बाद हमें तो खाना आना ही आना है। तो कुत्ते की, यानी कि कुत्ता को स्वाभाविक था कि वो लार फेंकता ही है, ये तो स्वाभाविक उद्दीपक होता है, ठीक है? तो कुत्ता क्या कर रहा था, लार फेंकने लगता था। यानी कि ऐसे करते बहुत बार उन्होंने, यानी कि पावलोव ने प्रयोग किया। तो उन्होंने यानी कि निष्कर्ष ये निकाला कि कुत्ते को जब घंटी सुनाई देती थी ना, वो उसको खाना दे दो या ना दो, तब भी वो क्या कर रहा था, लार फेंक रहा था। यानी कि निष्कर्ष ये निकल रहा था, अनुकूलित अनुक्रिया आप कहो या फिर उद्दीपक अनुक्रिया कहो, तो निष्कर्ष ये निकल रहा था कि कुत्ते को पता चल गया कि अब घंटी बजने के बाद ही क्या हो जाएगा, हमें भोजन मिलना तो ही मिलना है। यानी कि घंटी क्या थी, एक उद्दीपक थी, उद्दीपक अनुक्रिया का कार्य कर रही थी, ठीक है। अब पावलोव ने जो अपना ये सिद्धांत दिया, ये अपना यह नियम दिया, पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। यानी कि जो लार बह रहा, यानी कि जो घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, वह स्राव के, यानी कि लार स्राव की अनुक्रिया को सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक नया सहचर कायम हुआ, ठीक है। यानी कि घंटी जो थी और जो लार का था, एक बीच में एक नया सहचर कायम हुआ, जिसके अनुबंधन क्या होती, संज्ञा दी गई थी। आशा करते हैं आपको यहाँ पे समझ गया। अब आगे बात करते हैं इनके सिद्धांत की, जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था, इनके सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इनके सिद्धांत की विशेषताओं में जो पहले पॉइंट पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा अनुबंधन सिद्धांत
अनुबंधन सिद्धांत संबंध सहज क्रिया पर आधारित है। छोटे बच्चे प्रायः इसी रूप में सीखते हैं। सही बात है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, इसी रूप में सीखते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया पहले आपको बता देंगे क्या होता है। अनुबंधित अनुक्रिया यह होती है कि अगर लंबे समय तक अस्वाभाविक उद्दीपन तथा जो स्वाभाविक उद्दीपन होता है, स्वाभाविक उद्दीपन अस्वाभाविक उद्दीपन किसे कहते हैं, यानी कि जो नेचुरल हो उसे क्या कहते हैं, स्वाभाविक, और जो अस्वाभाविक उद्दीपन होते हैं, जो नेचुरल ना हो, बनावटी हो, उसे अस्वाभाविक उद्दीपन कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अनुबंधित अनुक्रिया का अगर अर्थ बताएं आपको, अनुबंधित यहाँ पे लिखा नहीं है, अनुबंधन किसे कहते हैं। तो अगर लंबे समय तक अस्वाभाविक उद्दीपन और जो स्वाभाविक उद्दीपन होते हैं एक साथ प्रस्तुत किए जाए ना, तो व्यक्ति क्या करता है, जो अस्वाभाविक उद्दीपन होते हैं और स्वाभाविक उद्दीपन होते हैं एक जैसे क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, इसी रूप में सीखते हैं। अब आगे बात किया जाए, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग किया जाए तो अस्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है। सही बात है। जब अगले की बात करते हैं तो यह सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्बनन पर बल देता है। पुनर्बनन से सीखने की गति बढ़ती है और अनुबंधन से सीखने की अस्थायी होता है। आगे बात करते हैं, इस विशेषताओं के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबंध होना आवश्यक है। उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक वो होता है जो बाहर और भीतरी परिवेश में ऐसे प्रतीत हो जिससे कि बदलाव किया जा सके। ठीक है, यानी कि बाहर की जो चीज़ें होती है उसे उद्दीपक कहते हैं। बाहरी या भीतरी परिवेश प्रतीत हो सकने वाले बदलाव को क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। आशा करते हैं आपको उद्दीपक समझ में आ गया होगा। अनुबंधित अनुक्रिया हमने बताया कि अनुबंधित अनुक्रिया क्या होता है, अगर लंबे समय तक अस्वाभाविक उद्दीपन और स्वाभाविक उद्दीपन एक साथ अगर प्रस्तुत हो ना, तो व्यक्ति क्या करता है, जो स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक होता है और स्वाभाविक उद्दीपक एक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। ठीक है, आगे बात करें, शास्त्रीय अनुबंधन की प्रविधि द्वारा बच्चों की बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतें प्रतिस्थापित की जा सकती है। आगे बात किया जाए, अगले नंबर पे हम कमियां जब देखते हैं कि यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन की क्या क्या कमियां रही, यानी कि पावलोव ने जो अपना ये सिद्धांत दिया तो सिद्धांत में क्या क्या कमियां देखने को मिलता है। तो पहले नंबर पे है, यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया था और बालकों पर प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई है। यानी कि जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कुत्ते पे प्रयोग करके, तो कुत्ते पे प्रयोग करके इन्होंने क्या किया, अपना ये सिद्धांत दिया, अपना ये यानी कि कुत्ता यानी कि जानवर और बालक में कंपेयर कर दिया। उसके बाद में ये अतः यह परिपक्व मैच्योर्ड मनुष्यों के सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। सही बात है, कुत्ता अलग होता है और मनुष्य अलग होता है। इस सिद्धांत में मनुष्य को एक जैविक मशीन माना गया और उसके सीखने की प्रक्रिया को एक यांत्रिक प्रक्रिया माना गया है। इसलिए यह मनुष्य के चिंतन एवं तर्कपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता है। अब अगले नंबर पे बात करते हैं, अगला है अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा सीखना अस्थायी नहीं होता। सही बात है, अनुबंधित अनुक्रिया की जो यानी कि स्वाभाविक जो उद्दीपक होता है, अस्वाभाविक उद्दीपन होता है, इसके द्वारा अगर कोई चीज़ सीखते हो तो वो अस्थायी हमेशा के लिए नहीं होता, आप वो चीज़ें भूल सकते हो। अगला नंबर पे है, अनुबंधन की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है। यानी कि जो अनुबंधन प्रक्रिया होती है वो एक विशेष यानी कि अलग परिस्थिति में होकर के होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, स्वाभाविक रूप से सदैव चलती रहती है। अगले नंबर पे है, यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल सही बात है कि कोई बात नहीं है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो वहाँ पे कुत्ते पे यानी कि जो लार पे वो परीक्षण किया गया था, जो वहाँ पे सिद्धांत यानी कि निष्कर्ष निकल रहा था, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सीखने की प्रक्रिया में वो व्याख्या करता हो। कुल मिला के अगर इनके महत्व को हम समझा जाए, इनके जो सिद्धांत की विशेषताएं समझा जाए, तो ये अगर कोई गणित का शिक्षण है यानी कि गणित का हल करना चाहता है तो उसके लिए सहायक हो सकता है। कोई बालक है बुरी आदतों का छुटकारा पाना चाहता है तो ये सब कर सकता है। अच्छी आदतों को निर्माण के लिए ये सब हो सकता है, ये जो नियम है। उसके अलावा सामाजिकरण के लिए सहायक हो सकता है, भय के लिए ये सब यहाँ के सहायक हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, उपयोगिता की बात करते हैं। उपयोगिता में पहला पढ़ते हैं, यह सिद्धांत सीखने में क्रिया अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। इससे सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। फिर अगले की बात करते हैं, यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण में शिक्षण साधनों की प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड प्रयोग पर बल देता है। फिर अगला है इस विधि से विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिनमें बुद्धि, चिंतन और तर्क की आवश्यकता नहीं होती है।
अगली बात करते हैं, अगला है शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों से प्रस्थापित किया जा सकता है एवं भय आदि मानसिक रोगों से दूर किया जा सकता है। वही हमने बात किया कि अगर बालक को आज अच्छी आदतें सिखाना हो, बुरी आदतों से छुटकारा पाना है, भय निवारण में, ये सब यहाँ पे लागू होता है। यानी कि इस सिद्धांत से आप कर सकते हो, बालक को अच्छी आदतें उसको डेवलपमेंट करते तो बुरी आदतों से छुटकारा दिला सकते हो, मानसिक रोगों से दूर कर सकते हो। ठीक है। अगला है शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों का सामाजिकरण सरलता से किया जा सकता। वही हमने बात किया कि बालक का क्या हो जाता है, सामाजिकरण के सहायक होता है। ये जो सिद्धांत है भय निवारण के लिए, सामाजिकरण के लिए, स्वभाव यानी कि वो आदत के निर्माण के लिए, जो अनुशासन विकसित करने के सहायक के लिए, ये सब के लिए यहाँ पे सहायक होता है। अगले बात करते हैं, अगला तो हमारा क्लास खत्म हो गया है। हमने आज क्या बात किया, आज हमने बात किया आईवी पावलोव के बारे में। जिससे हमने बात किया, इनमें बहुत सारे हमने टर्म को पढ़ा कि उद्दीपक कैसे किसे कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया किसे कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक कैसे कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक किसे कहते हैं। बहुत सारे हमने यहाँ पे बहुत टफ टर्म पढ़ने को मिलता है, यानी कि वर्ड पढ़ने को मिलता है। उसका हमने अर्थ भी बता दिया कि शास्त्रीय अनुबंधन किसे कहते हैं, आईपी पावलोव ने किस पे प्रयोग किया। एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, पाचन क्रिया के लिए दहेकी का विशेष रूप से अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने इतना लोकप्रियता हासिल कर ली कि इन्हें क्या हो गया, पाचन जो क्रिया थी यानी कि पाचन पे जो कार्य कर रहे थे उन पे उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला 1904 में। उसके अलावा हमने बात किया कि इन्होंने प्रयोग क्या किया, कुत्ते पे किया। कुत्ता कैसा था, भूखा था, घंटी बजाई जाती थी। उन्होंने कुत्ते पे, लार पे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके लार को इस तरह से काउंटिंग कर रहे थे, यानी कि इस तरह से प्रकनली में उन्होंने कन्वर्ट किया था कि वो जब लार गिरता तो जा कर के प्रकनली में बूंद बूंद होकर के गिरता। उन्होंने देखा कि जब घंटी बजाते थे, यानी कि पावलाव ने जब घंटी बजाते थे तब उसके बाद में खाना देते थे, तो उसको लगता था, यानी कि कुत्ते को लगता था कि घंटी के बजने से ही हमें खाना मिलेगा। तो वो क्या यानी कि क्या करता था, कुत्ता लार बहाना शुरू कर देता था। ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए। प्रयोग करते करते कि लास्ट में क्या हुआ कि कुत्ते को सिर्फ घंटी सुनाई दी और खाना दिया ही नहीं गया। तो कुत्ते को लगा कि घंटी तो बज गई लेकिन खाना तो मुझे मिलेगा। यानी कि कुल मिला के इनका जो अगर शाब्दिक अर्थ निकाले, यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में समझें तो इनके कहने का अर्थ यही था कि अगर कोई बच्चा है, भय से डरता है, यानी कि उसको डर लगता है, भय लगता है, तो यह जो सिद्धांत है यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, यह उसके लिए सहायक है। या फिर हो सकता है कि बालक सामाजिकरण को समाज से कटे कटे रहता है तो सामाजिकरण के लिए सहायक हो सकता है। बुरी आदतों से छुटकारा के लिए, यानी कि बच्चों की बुरी आदतों से छुटकारा के लिए, अच्छी आदतों को निर्माण करने के लिए, और क्या अनुशासन विकसित करने के लिए, बहुत सारे यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए सिद्धांत की ओर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।